Good afternoon, students. Last time I had covered verification of assets introduction and certain specific assets verification, and today I am going to cover verification of intangible assets and current assets. Coming to first the verification of intangible assets, it deals with AS 26, Accounting Standard 26, which tells you about the definition of intangible asset. What does it mean? It means the assets that do not have any physical existence as contrast to your tangible assets. Example like patents, copyright, trademarks. So we are now going to start with the verification of patents. Now what do you mean by a patent? Patent is such an exclusive right जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट करती है कि आप कुछ भी इन्वेंशन जो आप कर रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है और किस चीज़ की इन्वेंशन, दैट इज़ ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस. सो रिगार्डिंग क्या आपको उससे क्या बेनिफिट्स और क्या रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ पेटेंट्स, फर्स्ट थिंग जो भी एग्जामिन ऑडिटर जो आता है वो क्या एग्जामिन करता है, सारे पेटेंट्स को एग्जामिन करेगा और उनकी वेरिफिकेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ द सर्टिफिकेट्स. एंड ये सर्टिफिकेट्स किस में होंगे, द जो आपको पेटेंट राइट्स ग्रांट कर होते हैं क्लाइंट को उसके बेसिस पे. देन ऑडिटर क्या इंश्योर करेगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली क्लाइंट के नाम पे है या नहीं है. तो इसकी जो एक्विजिशन होती है वो टू वेज से होती है, वेदर बाय परचेज एंड वेदर थ्रू डेवलपमेंट एंड रिसर्च. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट परचेज, तो अगर आप परचेज के टाइम पे जो फी पे कर रहे हो, सो दैट इज़ इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दैट शुड बी डेबिटेड टू अ relevant patent account. But in case, as you know, that the patent needs renewal from time to time basis, so there is a renewal fee which has to be incurred, and that is a kind of revenue expenditure, so that has to be debited to profit and loss account. But if the client is acquiring the patent through research and development and is doing some research, then it should be seen that such money spent, जो रिसर्च पे आप स्पेंड कर रहे हो पैसा, वो आपका कैपिटल नेचर का होगा एंड दैट शुड बी ऑफ कोर्स डेबिटेड टू योर रेलिवेंट पेटेंट अकाउंट. सो अगर आप बहुत सारे पेटेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑडिटर बेसिकली क्या करते हैं, पूरा एक शेड्यूल बना लेता है कि इन सब पेटेंट्स को कैसे वो एग्जामिन करेगा. तो वो इंस्पेक्ट करता है सारे पेटेंट लेटर्स को, उनकी असाइनमेंट डीड्स को लेकर. तो वो क्या क्या इंस्पेक्ट करेगा, उनके रजिस्टर्ड नंबर्स, किस डेट पे आपने एक्वायर किया, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, एंड व्हाट इज़ द एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड पीरियड फ्रॉम द शेड्यूल. ओके, यूजुअली एज पर एज 26 जो आपका पेटेंट है वो लास्ट करता है 10 ईयर्स के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई टर्म अगर डिफाइन है. तो अगर आपको राइट ऑफ करना है कोई एसेट, तो वो यूजुअली राइट ऑफ होता है उसकी वैलिड लाइफ में, जो कमर्शियल लाइफ है वो, या फिर जो AS 26 सजेस्ट कर रही है, विच एवर इज शॉर्टर. तो अगर मैं कह रही हूँ अगर 5 ईयर्स है और 10 ईयर्स है, सो विच एवर इज शॉर्टर मीन्स 5 ईयर्स में इट शुड बी राइट ऑफ ओवर द लीगल टर्म. सैन उसकी जो वैल्यूएशन होती है, बिकॉज इफ़ यू आर परचेजिंग इन पेटेंट, तो जो पेटेंट होता है वो आपका शो होता है कॉस्ट पर प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जैसे आपका फिक्स्ड एसेट्स में होता है. तो उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो क्या होगी, कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन चार्जेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल एसेट्स के केस में होता है डेप्रिसिएशन. लाइक जैसे आपका डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स में होता है, तो इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं इन द केस ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स. कमिंग टू next part now, copyrights. So what do you mean by copyright? Now these are also the exclusive rights which is basically given for अगर आपको कोई सेल करनी है, रिप्रोडक्शन, एंड गिवन टू लाइक ऑथर, लाइक जो प्रिंटेड राइटिंग्स करते हैं, ड्राइंग्स, म्यूजिकल कंपोजर्स, वर्क्स ऑफ आर्ट. तो दैट इज टेल्स द रिलेशनशिप और एग्रीमेंट बिटवीन द पब्लिशर एंड ऑथर. ओके, सो इसके अंदर जो ऑडिटर है फर्स्ट क्या एग्जामिन करेगा, जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपके बीच में बना है एक ऑथर और पब्लिशर के बीच में, कि उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंक्लूडिंग द रेट ऑफ रॉयल्टी. यूजुअली जो कॉपीराइट होते हैं वो परचेज होते हैं, दैट इज़ नॉट हैपन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी हमने पेटेंट्स में पढ़ा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बुक लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल गिविंग यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग अ बुक ऑन लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग विच इज़ मच नीडेड इन IP यूनिवर्सिटी कोर्स. तो अगर मैं ये लिख रही हूँ तो मुझे आप ये देखोगे कि एक मेरा कॉपीराइट हो गया उस पर, बिकॉज नाउ आई हैव अ राइट टू अर्न रॉयल्टी ऑन दैट ऑल्सो. तो सबसे पहले ऑडिटर आके क्या चेक करेगा कि राइट क्या है, राइट जो है वो कौन पोजेस कर रहा है. ठीक है, देन ही विल ऑल्सो वाउच एक्चुअल पेमेंट्स, कि आपको एक्चुअल पेमेंट्स एज रॉयल्टीज. आप देखो कि जो पब्लिशर को जो मैं राइट दे रही हूँ दैट ही कैन पब्लिश ऑन माई बिहाफ माई सर्टन बुक्स, उसके पब्लिशिंग हाउस में होगा, तो वो क्या एक्चुअली मुझे रॉयल्टी दे रहा है, या फिर जो एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन जो मुझे मिलनी चाहिए फॉर दैट बुक वो मिल रही है या नहीं मिल रही है. देन आई ऑल्सो रिव्यू द लाइफ स्पैन एंड वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट. मेरी उस कॉपीराइट की क्या वैल्यू रहेगी फॉर राइटिंग ऑफ दिस वैल्यू, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि जो भी रिटन डाउन वैल्यू होगी वो आपकी कैसे राइट ऑफ होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने पेटेंट में पढ़ा.
and then you also confirm about the disclosure in the balance sheet. One important point to be noted in copyright that इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज ऑन कॉपीराइट, कॉपीराइट पे कोई चार्ज नहीं होता. अगर कॉपीराइट्स लार्ज है दोबारा नंबर में तो ऑफकोर्स जैसे पेटेंट्स में ऑडिटर पूरा शेड्यूल बनाता था तो इसमें भी पूरा शेड्यूल होगा और वेरिफिकेशन होगी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा. कमिंग टू ट्रेडमार्क नाउ, ट्रेडमार्क क्या होता है? इट इज़ लाइक अ डिस्टिंक्टिव सिंबल, आई कैन से योर डिज़ाइन, योर ब्रांड नेम, जो बेसिकली परचेजर को इनेबल करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए, ओके, थ्रू दैट सिंबल और डिज़ाइन और द ब्रांड नेम विच इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू दैट वेरिफिकेशन, सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, यू विल ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ ट्रेडमार्क्स विच ऑफकोर्स शुड बी ड्यूली ऑथराइज बाय योर क्लाइंट. फिर आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे आप पेटेंट में कॉपीराइट में करते थे उसकी एग्जामिनेशन होगा. अगर ट्रेडमार्क आपने परचेज किया हुआ है तो एग्रीमेंट भी एग्जामिन करेगा. कौन? ऑडिटर एग्जामिन करेगा, ओके. वो देखेगा कि जो एग्रीमेंट है सेलर के साथ वो प्रॉपर्ली बनाया गया है कि नहीं बनाया गया. दूसरी चीज़, टू फाइंड द वैलिडिटी एंड लीगल इन्फोर्समेंट, वो क्या चेक करेगा? लेटेस्ट रिन्यूअल फीस. जैसे आपका पेटेंट रिन्यू होता है ये भी रिन्यू किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस, तो रिन्यूअल फीस जो है वो आपकी डेबिट होगी ऑफकोर्स पीनल अकाउंट में. इसका वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर सेम है एज दैट ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. अब प्रॉपर्ली अमोर्टाइज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ योर कमर्शियल लाइफ और वैलिडिटी विच एवर इज शॉर्टर. So now I'm starting with current assets verification. There are certain current assets like investment in inventories, cash in hand, debtors. These are very simple ones. So I'm taking a bit complicated one, inventories, and most important for examination point of view. So what do you mean by inventories? If I say inventory is not a intangible asset, it is a kind of tangible item जो आप basically held करते हो कि आप सेल कर सको या यूसेज में ला सको इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके. सो इन्वेंट्रीज जनरली क्या होती हैं? रॉ मटेरियल्स, ओके, जो आपके कंपोनेंट्स सारे होते हैं रॉ मटेरियल्स जो आप डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करते हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. देन वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, दैट इज़ बेसिकली यूज्ड इन योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो आपका भी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, लेबर ओवरहेड एक्सेट्रा. एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, तो फिनिश प्रोडक्ट्स आपका क्या होगा? लाइक आप देखते हो कभी कभी आप स्पेयर पार्ट्स यूज़ कर सकते हो, लूज टूल्स यूज़ कर सकते हो, विच आर बेसिकली फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर इनडायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ योर रिलेटेड प्रोडक्ट. तो बेसिकली अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करती हूँ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेसिकली मीन्स योर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक. तो ये जो मैं स्टॉक की बात कर रही हूँ तो इट बेसिकली लाइज विद द मैनेजमेंट. तो अगर मैं बात करूँ कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी है रिगार्डिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ करेंट एसेट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर आप डिस्कस करोगे कि पहले की परसेप्शन क्या थी. सो परसेप्शन वाज दैट रिलेटिंग टू 1896 किंगस्टन कॉटन मिल्स केस. उस केस में क्या था? दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर. हमारी क्या परसेप्शन थी इन द लास्ट सेंचुरी कि इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटी टू वेरीफाई द स्टॉक एंड ऑफ कोर्स ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ दैट नेग्लिजेंस. अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया है रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से इस रिगार्ड में दैट वेरिफिकेशन इज डन ऑलरेडी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो यू आर डन विद दैट, ऑडिटर वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, ओके. तो हमें किंगस्टन कॉटन मिल्स में केस में आपको ये भी बताया हुआ था, आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इन द इनिशियल लेक्चर, कि जो ट्राइड सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के विच आर बेसिकली द शेयर होल्डर्स और द मैनेजमेंट, उन पे रिलाई करना ऑडिटर का काम है दैट दे आर ऑनेस्ट. तो जो रिप्रेजेंटेशंस वो देंगे उन पे वो रिलाई करेगा प्रोवाइडेड ही शुड टेक रीजनेबल केयर. सो एज पर दिस जजमेंट, एज पर द किंगस्टन कॉटन मिल्स जजमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक जो है वो किसकी ड्यूटी नहीं है? ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है. वो किसकी ड्यूटी है? मैनेजमेंट की ड्यूटी है. कमिंग टू वेस्टमिंस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग केस लिमिटेड केस 1932 एंड एक और केस है ब्रिटेन एंड मैकिन्सन रॉबिन्स 1939. जो वेस्टमिंस्टर केस रोड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का केस है ये मैं चैप्टर 1 में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ. ये आपका रिलेट करता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में. इसमें उसने क्या कहा था कि ऑडिटर वुड बी हेल्ड लायबल एंड वुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस अगर वो एक्सेप्ट करेगा सर्टिफिकेट फॉर दैट पार्ट. बिकॉज इसमें क्या किया था, उसके पास सारे प्रूफ्स भी थे कि वर्क इन प्रोग्रेस की ओवर वैल्यूएशन हो रही है, बट फिर भी उसने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया. एंड उसने अपनी रिपोर्ट में क्या एक्सप्रेस कर दिया? दैट योर स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर.
ठीक है। सो जो स्टॉक की वेरिफिकेशन हुई वो क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि इसमें ओवर वैल्यूएशन होती है वर्क इन प्रोग्रेस, और मैंने अभी आपको बताया था वर्क इन प्रोग्रेस इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। ठीक है। बट जो ब्रिटेन का मैकेंसन रॉबिन केस है, ये ना यूएसए का केस है। ओके इसमें उसने क्या कहा था, दैट द ऑडिटर शुड वेरीफाई इन्वेंट्री ईदर बाय टेस्ट या फिर ऑब्जर्वेशन। फिजिकल काउंटिंग करना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेस्ट या ऑब्जर्वेशन से वो करेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स। तो ऑडिटर वॉज हेल्ड लाइबल फॉर सर्टिफाइंग अ बैलेंस शीट इन विच स्टॉक इन हैंड वॉज टोटली नॉन एग्जिस्टेंट। वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं, एंड इसके अंदर वो लाइबल होगा। सिर्फ किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में उसने कहा था कि इसकी ये ड्यूटी नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है। बट ये दो केसेस में क्या कह रहे हैं कि चाहे फिजिकल वेरिफिकेशन रेस्ट विद द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट टेस्ट करना, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन करना और उनके स्टेटमेंट्स पे रिलाई करना, ये गलत है। वो खुद वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा और फिर वो कंक्लूजन देगा कि स्टॉक वेरिफिकेशन सही है कि नहीं। तो इसके लिए ना वो प्रॉपरली एग्जामिन क्या करेगा, स्टॉक रिकॉर्ड्स। अब इन स्टॉक रिकॉर्ड्स में क्या आता है, स्टॉक रिकॉर्ड्स को वो सैम्पलिंग बेसिस पे करेगा। उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देखेगा, वो देखेगा कि कितने मटेरियल आपने इशू किए थे। तो वो देखेगा स्टॉक रिकॉर्ड्स जनरली मेंटेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक लेजर। अगर वो मेंटेन नहीं किए जा रहे बाय मैनेजमेंट, सो ऑडिटर शुड इंक्रीज हिज वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, कि वो उसको लगेगा कुछ ना कुछ गलती तो है। देन सेकेंड इज योर फिजिकल काउंट ऑब्जर्वेशन। फिजिकल काउंट ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था, ये मैनेजमेंट का होता है, बट इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करता है। ओके अब वो इंस्पेक्शन करेगा तो वो देखेगा कि जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट को स्टाफ ने दी हुई थी, क्या वे उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, रिव्यू प्रोसीजर्स। प्रॉपरली प्रोसीजर्स को रिव्यू करना कि जो इन्वेंट्रीज की जो मूवमेंट है, वो प्रॉपरली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सही की जा रही है, नहीं की जा रही है। देन नेक्स्ट इज कट ऑफ प्रोसीजर्स। नाउ व्हाट आर कट ऑफ प्रोसीजर्स? कट ऑफ प्रोसीजर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप फिजिकल स्टॉक्स प्रॉपरली मेंटेन किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 31 दिसंबर को बैलेंस शीट हो, सपोज एंड हो रहा है आपका ईयर, वैसे फाइनेंशियल ईयर हम मार्च तक लेते हैं, बट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 31 दिसंबर। तो जो स्टॉक वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, आपने ना कुछ स्टॉक परचेज किया, उसकी जो पेमेंट है आप नेक्स्ट ईयर में कर रहे हो, तो ऑफकोर्स जो आप एंट्री दिखाओगे वो नेक्स्ट ईयर की रिसीट एंड पेमेंट में आएगी। आपने क्या कर दिया, स्टॉक भी दिखा दिया इस साल, ठीक है, और पेमेंट भी नहीं काटी, तो ये क्या हो गया, गलत कर दिया ना। तो कट ऑफ प्रोसीजर्स इसलिए एग्जामिन किए जाते हैं कि जो फिजिकल स्टॉक की जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। कमिंग टू नेक्स्ट, रिव्यू योर ओरिजिनल वेरिफिकेशन शीट्स। ओरिजिनल वेरिफिकेशन शीट्स को रिव्यू करना, कि आप देखोगे कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है आपको बुक स्टॉक्स में, आपने कुछ रिकॉर्ड किया और फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं 2 पर्सन्स हैं, देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी, तो ए जो है वो बुक स्टॉक्स देखता है एंड दूसरा जो है वो फिजिकल काउंटिंग करता है। तो मैंने बुक स्टॉक वाले पर्सन ए से पूछा कि आपके कितने स्टॉक अभी है रजिस्टर्ड, तो उसने बोला 20 स्टॉक्स आर रजिस्टर्ड, ओके, इन आर वेयर हाउस। जब मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई तो वो निकले 19। सो देयर इज सम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, या तो फ्रॉड है या तो एरर है, तो इस डिस्क्रिपेंसी को देखना इज वेरिफिकेशन। देन मैं देखूंगी ओनरशिप वेरिफिकेशन। ओनरशिप वेरिफिकेशन में आप इंस्पेक्ट करोगे टेस्ट बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट्स, ओके, कि परचेज ऑर्डर क्या है, रिसीविंग रिपोर्ट्स क्या है, वेंडर के इन्वॉइसेस क्या है। कभी कभी आप मिसप्लेस कर देते हो, परचेज ऑर्डर किया हुआ है 10 का, वेंडर इनवॉइस बट एक्चुअली में आपके पास है 8, तो 2 का मिसिंग है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंक्वायर अबाउट चार्ज ऑन इन्वेंट्री। क्या आपकी इन्वेंट्री सब्जेक्ट टू चार्ज तो नहीं है, फ्लोटिंग चार्ज तो नहीं लग रहा, ठीक है, मतलब योर चार्ज में गेट जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है वो आपका चेंज तो नहीं हुआ जा रहा। देन कमिंग टू एग्जामिन योर वैल्यूएशन डिस्क्लोजर। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था दैट ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर। उसकी ड्यूटी क्या है, सिर्फ इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन करता है वो तो मैनेजमेंट करेगा, उसकी वेरिफिकेशन करना उसकी ड्यूटी है, ताकि वो बता सके कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो स्टॉक की वेरिफिकेशन हुई हुई है वो ठीक हुई हुई है, और जो वैल्यूएशन मेथड जो क्लाइंट ने लगाया हुआ है वो सही से किया हुआ है, ठीक है। वेदर योर वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्रीज इज एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और नॉट, ठीक है। एंड लास्ट जो होता है प्रॉपर डिस्क्लोजर। अगर आपको प्रॉपर वैल्यूएशन दिखानी है वर्क इन प्रोग्रेस की, सपोज,
तो ऑडिटर केयरफुली क्या एसरटेन करेगा, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्या वो प्रॉपरली कंप्लीट हुआ है। इसके लिए वो क्या देखेगा, सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करेगा, डिस्कशन कर सकता है ऑफिसर्स के साथ, ऑडिट प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है और प्रॉपर कंफर्मेशन ले सकता है जैसा उसको ठीक लगे. सो दिस इज़ हाउ यू प्रॉपरली डिस्क्लोज वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन बैलेंस शीट. Okay, so that's all for today.